हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड दोनों कैंडिडेट के लिए यूजफुल है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है। आज हम इस लेक्चर में एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल यही आता है कि परमाणु मॉडल की आवश्यकता क्यों हुई। जब विभिन्न वैज्ञानिकों ने डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में अपरमाणविक कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उसके बाद जो वैज्ञानिक हैं उनका ध्यान दो बिंदुओं की तरफ गया। नंबर फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कहां पर स्थित होते हैं। सेकंड, किस प्रकार इन कणों के होने के बाद परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो जितने भी मॉडल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर ध्यान दिया गया है, यानी धनावेश कहाँ है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर लगा रहा है, और सेकंड ध्यान इस बात पर दिया गया है कि किस प्रकार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। एटॉमिक मॉडल्स में हम ले रहे हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन के अनुसार संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि धनावेश व ऋणावेश बराबर हो जाएं, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो जाएं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। पूरा का जो पूरा परमाणु है उस पर धनावेश है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि धनावेश व ऋणावेश समान हो जाए। अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन हो जाए। जो संपूर्ण परमाणु है ये धनावेशित गोला है। मान लो
ये एटम है, ये पूरा का पूरा धनावेशित गोला है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इसमें धंसे हुए हैं कि जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश हो जाए, अर्थात इस गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं ताकि प्लस और माइनस क्या हो जाए, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भाग है ये है धनावेशित, परमाणु, और ये जो मैंने अलग से इलेक्ट्रॉन को दिखाया है ब्लू रंग से, ये है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस मॉडल का जो नाम है इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब होता है इलायची वाले लड्डू। जिस प्रकार लड्डू जो होता है वो पूरा का पूरा धनावेशित गोला है और उसमें जहां इलायची के दाने हैं वो क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तरबूज मॉडल, वाटरमेलन सबने खाया है, तो तरबूज जो पूरा का पूरा तरबूज है उसको मान लो धनावेशित गोला और उसमें जहां पर तरबूज के बीज हैं वो क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। थॉमसन का ये मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करता है, लेकिन आगे आने वाले प्रेक्षणों को ये स्पष्ट नहीं करता, इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे पहले परमाणु मॉडल थॉमसन ने दिया था, इसीलिए इसको यहां हम कैरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड का मॉडल। या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कर लेते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो विभिन्न प्रकार के इसमें घटक काम में लिए थे मॉडल में, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसने एक तो काम में लिया एल्फा कण का स्रोत, एल्फा कण के स्रोत के रूप में रेडियम का उपयोग किया। एक इसने यूजली लेड स्लिट, जिससे एल्फा कणों को सीधा एक बीम से सोने की पन्नी पर गिराया जा सके। इसने एक सोने की पन्नी ली जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर है। सोने की पन्नी के चारों तरफ स्फुरदीप्ति पदार्थ से लेपित एक पर्दा है जिसको फोटोग्राफिक प्लेट या स्फुरदीप्ति पर्दा कहते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये थॉमसन के मॉडल को आधारित रखकर दिया गया। जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल के प्रेक्षण किए तो बेस उसका जो था वो था थॉमसन का मॉडल। रदरफोर्ड ने जब सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की, उच्च वेग से एल्फा कणों को डाला, तो उसने सोचा कि जैसा थॉमसन ने कहा कि यदि परमाणु पर धनावेश समान रूप से वितरित हैं तो एल्फा कण उसके सोने की पन्नी से पार हो जाने चाहिए, क्योंकि एल्फा कणों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो समान रूप से फैले धनावेश को पार कर जाएंगे, लेकिन उनका वेग जैसे ही सोने की पन्नी को पार करे कम हो जाना चाहिए। सेकंड, जो एल्फा कण सोने की पन्नी से निकल रहे हैं वे कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाने चाहिए। देखो कंडीशन है कि यदि धनावेश संपूर्ण परमाणु पर समान रूप से फैला है तो एल्फा कण उसको पार कर जाएंगे, उनका वेग कम हो जाना चाहिए और वे कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाने चाहिए, मार्ग से कुछ भटक जाने चाहिए। लेकिन जब रदरफोर्ड ने प्रेक्षण किया तो प्रेक्षण इससे ठीक विपरीत निकले। रदरफोर्ड ने जब सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश एल्फा कण
सीधे निकल गए। सेकंड, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, यानी कुछ कोण पर उनका विक्षेपण हुआ। थर्ड, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आया, यानी जिस दिशा से वो गया टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आया। अब मैं यहां पर आपको डिफाइन कर रहा हूं अल्फा कण स्रोत के रूप में उसने क्या काम में लिया, रेडियम। एक उसने क्या काम में ली, लेड की स्लिट। कई बुक में इसको यूं माना जाता है कि लेड के बॉक्स में रखा रेडियम अल्फा कण का स्रोत है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको अलग से दिखाया गया है, इसीलिए मैं आपको यहां पर अलग से मेंशन कर रहा हूं। सोने की जो पन्नी है, पन्नी का मतलब है सोने को इतना पीटा गया कि कागज इतना पतला हो गया, और इसकी मोटाई कितनी आप सोच सकते हो, 100 नैनोमीटर ओनली। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। अब आप सपोज कर लो कितनी पतली ये सोने की पन्नी है। अब एक यहां पर है अल्फा कण स्रोत, फिर इसको गुजारा गया लेड की स्लिट में से, आगे रखी हुई है सोने की पन्नी, और इसके चारों तरफ स्फुरदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा है। ये स्फुरदीप्ति पदार्थ हमने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज में पढ़ा था, वहां भी काम में लिया गया था। स्फुरदीप्ति पदार्थ से अल्फा कण आकर टकराएंगे तो वहां पर चमक उत्पन्न हो जाएगी, इससे पता चल जाएगा कि अल्फा कण सीधे आ रहे हैं या विचलित हो रहे हैं। यहां से सीधे, क्योंकि ये अल्फा कण का स्रोत है, यहां से अल्फा कण लेड स्लिट को पार करते हुए सोने की पन्नी पर डाले गए और ये सीधे निकल गए। है क्या ये चीज? ये है रेडियम अल्फा कण स्रोत, ये लेड स्लिट है, मतलब इसमें जहां से निकल रहा है अल्फा कण वहां छेद है, उसमें से अल्फा कण सीधे टारगेट किए जा रहे हैं सोने की पन्नी पर। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए होंगे, ऐसे कुछ ज्यादा विचलित हुए, और एक ऐसा भी था जो पुनः लौट आया। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जहां जहां टकरा रहे हैं वहां वहां क्या उत्पन्न हो रही है, चमक। पता चल रहा है कि अल्फा कण यहां आ रहे हैं, क्योंकि अल्फा कण दिखाई नहीं देते, उनको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके पता करने के लिए हमने ये एक स्फुरदीप्ति पर्दा काम में लिया है, जिस पर स्फुरदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ है। जिंक सल्फाइड से लेपित। तो जैसे ही अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर डाला गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आया। तो इससे क्या रिजल्ट निकाला? अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि अगर धनावेश वितरित होता तो विक्षेपित होते, ऐसा नहीं हो रहा है। सारे के सारे अल्फा कण सीधे निकल गए, तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, रिक्त है। सेकंड, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, अर्थात परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए वो इसलिए हुए क्योंकि वो किसी धनावेशित भाग के पास से गुजरे और प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से विचलित हो गए। थर्ड, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि 20,000 में से एक अल्फा कण जैसे ही उस
धनावेशित केंद्र से टकराया, उसमें पूरा का पूरा धनावेश है, तो वो इतनी तेजी से प्रतिकर्षित हुआ कि जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वो पुनः लौट आया। अर्थात परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर होता है, जबकि परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर होता है। यानी यदि हम नाभिक को क्रिकेट की गेंद मान लें तो परमाणु एक 5 किलोमीटर त्रिज्या का गोला है। तो आप सपोज कर सकते हो कि मेरे हाथ में क्रिकेट की गेंद है और इसी को सेंटर मानते हुए 5 किलोमीटर रेडियस का अगर हम गोला खींचें, तो आप सपोज करो कि इतने बड़े परमाणु में नाभिक कितना है, नगण्य, इतना छोटा होता है। नगण्य बात कह रहा हूं सपोज करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो नाभिक है ही नहीं, बहुत छोटा। इसीलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इसको अच्छे से समझने के लिए हम परमाणु का डायग्राम बनाते हैं। यहां पर है ये नाभिक, सीधे आए सीधा निकल गया, आया सीधा निकल गया। लेकिन कुछ अल्फा कण जो नाभिक से पास आए, नाभिक ने प्रतिकर्षित किया होगा और प्रतिकर्षण के कारण ही कुछ विक्षेपित हुए। ऐसे ही मान लो यहां पास आया तो विक्षेपित हुआ, कुछ सीधे निकल गए। तो ये अल्फा कण आ रहे हैं सोने की पन्नी पर और सीधे निकले जा रहे हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलित हुए। और ये जो अल्फा कण है जो सीधा जाके नाभिक से टकराया है, थोड़ा सा इसको टकरा ही देते हैं, जा तो जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से पुनः लौट आया, क्योंकि ये जाके कहां पर टकराया है, उस धनावेशित भाग नाभिक से। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास में आ रहे हैं वो कुछ विक्षेपित हो रहे हैं। और अगर आप चाहें तो मैं ये इन दोनों के बीच में भी एक अल्फा कण डाल देता हूं, ये भी अपने मार्ग से विचलित होगा। जो जितना नजदीक जाएगा वो उतना ही ज्यादा विचलित होगा। अल्फा कण आ रहे हैं। तो ये जो रदरफोर्ड मॉडल का प्रेक्षण है उसकी बात है कि रदरफोर्ड ने क्या देखा, होना क्या चाहिए और क्या हुआ। इसी के आधार पर हम इसके प्रेक्षण और निष्कर्ष को यहां बोर्ड पर नोट डाउन करेंगे। थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। बात कर रहे हैं प्रेक्षण, और प्रेक्षण के साथ साथ हम निष्कर्ष भी निकालते जाएंगे। प्रेक्षण का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, क्या देखा गया। तो जैसे ही सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, अधिकांश अल्फा कण, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे पास आउट कर जाते हैं, सीधे निकल गए। निष्कर्ष क्या निकला, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट, खोखला होता है, खाली होता है। पहला ऑब्जर्वेशन ये जिससे रिजल्ट निकला। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, अर्थात कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से
विचलित हुए। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात परमाणु का अधिकांश, अधिकांश नहीं, इसको यूं कर लेते हैं, संपूर्ण धनावेश से क्यों जोर आ रहा है? एक छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु का जो आकार है, त्रिज्या मान लो ये होती है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि जो नाभिक की त्रिज्या है यह है 10⁻⁻15 मीटर। यानी परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन की तुलना में 10⁵ गुना अधिक होता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? लगभग 20,000 में से, यानी 20,000:1, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, 20,000 में से एक एल्फा कण, इतने ज्यादा जब डाले गए तो उसमें से एक एल्फा कण अपने मार्ग पर, जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से पुनः आ गया, पुनः लौट आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी केंद्र से टकराया जहां पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है। तो इन प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो मॉडल क्या है? रदरफोर्ड के अनुसार नंबर फर्स्ट, परमाणु का संपूर्ण धनावेश छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। पहला ये हो गया। सेकंड इसका, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में
गति करते हैं। जिसे कक्षा कहते हैं। थर्ड, देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वर्ताकार मार्ग में पथ में गति करते हैं उन्हें कक्षा कहते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह के चारों ओर उपग्रह। तो रदरफोर्ड के मॉडल को सौर मंडल मॉडल से भी जोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य एक बड़ा कण है, तो यहां पर हम नाभिक को बड़ा कण मान सकते हैं और उसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो उपग्रह किसको मान सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो थर्ड इसका पोर्शन है, नाभिक व इलेक्ट्रॉन परस्पर स्थिर विद्युत बल से जुड़े होते हैं। यह है रदरफोर्ड का मॉडल, जो इन ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के बाद दिया गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक बेटर मॉडल है, लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करने के लिए ही बाद में हम बोर के मॉडल को पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल में कमी नंबर 1 यह है, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, उसकी दिशा लगातार बदलेगी और दिशा बदलने के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, उसका त्वरण बदलेगा और त्वरित इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ये कौन कहता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार आवेशित त्वरित इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का अवशोषण करेगा। परिणाम स्वरूप जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो उसका पथ लगातार छोटा होता जाएगा और कुछ समय के पश्चात वो नाभिक में समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त, और परमाणु होता ही नहीं है, जबकि परमाणु होता है। सेकंड कमी यह है, यह सिद्धांत परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता। थर्ड, इसके अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत होता है। तो कमियों को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं, आप भी चाहें तो साथ साथ में नोट कर सकते हैं। और जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है और जो केमिस्ट्री के बारे में वेल नाउन है, उनको लगेगा कि क्या सर छोटी छोटी चीजें यहाँ पर नोट करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरा सिलेबस करवाना है तो हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो भी आप बोलना चाहें। नंबर फर्स्ट, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। इसकी मर्जी करे नहीं करे, हम कौन होते हैं पकड़ने वाले। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार लगातार वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा कम होगी, क्योंकि वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो ऊर्जा कम होगी तो पथ छोटा होगा। पथ छोटा होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में समा जाएगा? नाभिक में, यानी अस्तित्व समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकंड ये है परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता।
और नंबर थर्ड इसके अनुसार, किसके अनुसार? रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो सतत होना चाहिए। अब चाहिए, लेकिन जैसा चाहें वैसा हो जाए तो मजा किस बात का? चाहा नहीं हुआ तो उसी में तो सस्पेंस है, लेकिन यह असतत होता है। अब गतिशील इलेक्ट्रॉन त्वरित है, लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा तो नाभिक में समा जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। यदि ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, एक जगह स्थिर है, तो धनावेश नाभिक उसको पकड़ के खींच लेगा, तो भी वो कहां चला जाएगा? नाभिक में। दोनों ही कंडीशन में स्थायित्व की व्याख्या नहीं होती। इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम बोर मॉडल को पढ़ेंगे, लेकिन बोर मॉडल से पहले उन बातों को पढ़ेंगे जिसके बेसिस पर बोर ने अपना मॉडल दिया था, जिसको हम बोलते हैं बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। तो इस लेक्चर में हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंसेप्ट बेस की छोटी छोटी बातें हैं, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।